हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके फ्री स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का यूनिट 4 कवर करेंगे। यूनिट 4 पर ये आपकी पार्ट सेकंड होने वाली है, ठीक है। पार्ट सेकंड होगी ये। सो आपने अभी रिसेंट में ही पार्ट 1 हमारी वीडियो देख ली होगी। यूनिट 4 का आपने पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा। ये आपका पार्ट 2 है। उसमें मैंने आपको ड्यू की तरफ से कुछ अपडेट वगैरह बताई है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आप जाकर के वो वीडियो देख लो। 2 बेनिफिट होगा। ड्यू की तरफ से क्या अपडेट आया है छोटा सा, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कब तक आपके रिजल्ट वगैरह अनाउंस होंगे। और उसके अलावा आप पार्ट 1 भी देख लोगे, ठीक। तो पार्ट 1 भी देखो ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओ। सो चलो देर ना करते हुए पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट सेकंड आपका यूनिट 4 पर होगा, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। यूनिट 4 का जो नाम होने वाला है वो है निर्वाचन प्रणाली। और ये निर्वाचन प्रणाली हम 3 प्रकार में पढ़ेंगे, यानी 3 तत्वों में पढ़ेंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है, एंड जो है मिक्स्ड मेंबर, मिश्रित प्रणाली के रूप में भी हम इसको देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो स्टूडेंट्स ये तीनों ही यूनिट्स आप वहाँ से कवर कर सकते हो, और साथ ही साथ अपना हिस्ट्री का सिलेबस भी कवर कर सकते हो। सबसे पहले नज़र घुमा लेते हैं थोड़ा इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स में देखिए हमने पार्ट 1 में चुनाव का अर्थ बहुत अच्छे से समझा था और चुनावी प्रक्रिया भी देखी थी, राइट। ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत अच्छे से समझेंगे। हो सका तो हम चुनाव प्रणाली का पहला चरण यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली भी हम समझेंगे, ठीक है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले टॉपिक को भी इसी पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलो देर ना करते हुए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत, ठीक है। देखिए निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। इस प्रणाली को समझने से पहले आप पहले समझो कि निर्वाचन आयोग क्या होता है, ठीक है। निर्वाचन प्रणाली को समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम पहले निर्वाचन आयोग समझें, तभी तो उसकी प्रणाली हम समझ पाएंगे। तभी हम समझ पाएंगे कि ये निर्वाचन आयोग किस तरीके से एक प्रणाली बनाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग से अभिप्राय उस स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग से है। ये कमीशन है, संगठन है, ठीक है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के चुनाव को संपन्न करती है, ठीक। अब इसी लाइन से आप समझ गए होंगे कि निर्वाचन आयोग वो आयोग है जो चुनाव जो है संपन्न कराती है, यानी इलेक्शन करवाती है। अब वो इलेक्शन राष्ट्रपति रूप में भी हो सकता है, उपराष्ट्रपति में भी हो सकता है, संसद हो सकता है, विधानमंडल के जितने सदस्य चुने जाते हैं उसके रूप में भी हो सकता है। निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था मानी जाती है, अर्ध न्यायिक संस्था मानी जाती है। अब इसको कहने के पीछे का लॉजिक क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, पहले थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 324A में किया गया है, ठीक है, यानी संविधान में भी इसको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया है उसमें भी 324A आर्टिकल में। इस आयोग का जो गठन हुआ था वो 1951 जनवरी में हुआ था, 1951, जब आपकी पहली योजना आयोग लागू हुई थी। उसी टाइम पर ये निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया था, ठीक है, उसी टाइम पर ये भी हुआ था। जिसके पूर्व अध्यक्ष यानी कि सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे शिव कुमार सिंह, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है राजीव कुमार, ठीक है। ये आप याद रख लेना, अच्छा खासा वो मतलब कंटेंट लिखने के लिए अच्छा पॉइंट है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, ठीक। अब देखियो निर्वाचन आयोग को एक अर्ध न्यायिक संस्था क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सा आंसर है इसका। निर्वाचन आयोग को अर्ध न्यायिक संस्था कहने का एकमात्र रीज़न यही है कि ये जो संस्था होती है वो चुनाव जो है कंडक्ट करवाती है, ठीक है, चुनाव को संपन्न कराती है, और वो चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए, नहीं किसी भी तरीके की घोटालाबाजी नहीं होने चाहिए। घोटाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वोट किसी और को दे रही है जनता और किसी और के खाते में वो जा रहा है। तो बिल्कुल निष्पक्ष वो चुनाव कंडक्ट करवाती है। तो कायदे से ये संस्थाओं के लिए, जनता के लिए न्याय है एक, ठीक। किसी भी तरीके की कोई भी वोट प्राप्ति को लेकर के ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये सब चीज़ कौन करवाता है? इस पर बिल्कुल निष्पक्ष बनाता है निर्वाचन आयोग। तो इसी कारणवश इसको अर्ध न्यायिक संस्था माना जाता है। ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए चुनाव प्रणाली का जो उद्देश्य होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दक्षता, प्रभावकारिता और प्रभावशीलता ही दिखाना नहीं होता। इसके साथ एक निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित करना भी होता है, जिसका काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग।
किसी भी तरह की चुनाव प्रणाली को, जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, ये जो है सिद्धांत मार्गदर्शन होते हैं। अब देखिए, जो निर्वाचन प्रणाली का जो सिद्धांत है ना, वो निर्वाचन प्रणाली अपने रूल्स में हमेशा 3 सिद्धांतों को अपनाता है। एक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता और समावेश। प्रतिनिधित्व को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन। पारदर्शिता को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। और समावेश का मतलब होता है इंक्लूसिवनेस। ठीक है, इंक्लूसिवनेस। ठीक है, थोड़ा गलत प्रोनाउंस हुआ था, यहाँ पे इंक्लूसिवनेस कहा जाएगा इसको। अब देखिए, इन तीनों को कहने का मतलब क्या है, हम सिर्फ शब्दों में समझते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा आप। मैं आपको सिर्फ 2 शब्दों में बताऊँ ना, तो ये जो प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी मत प्राप्त होते हैं जनता से, इन मतों को वो सीटों में परिवर्तित करता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ। मान लो एक राज्य है, ठीक है, बिहार है। बिहार हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। बिहार में किसी भी पार्टी को मत प्राप्त हुए 20। ठीक, अब इस मत को 20 सीटों में बदल देगा। तो ये क्या है, ये प्रतिनिधित्व करवा रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करवाना है, इसी को सीटों में बदल दिया, इसको प्रेजेंट करवाना है। ये सिद्धांत अपनाया जाता है निर्वाचन प्रणाली के थ्रू। निर्वाचन प्रणाली का जो दूसरा सिद्धांत होता है वो होता है पारदर्शिता। इसका मतलब ये होता है कि जो भी उम्मीदवार, इस प्रणाली के अंतर्गत जो भी उम्मीदवार राजनीतिक दल किसी भी पार्टी का होता है, ठीक, अब जनता के बीच और उस दल के बीच, ध्यान समझना आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जनता होती है, जनता किसी भी राजनीतिक दल किसी भी नेता को चुनता है। ठीक, अब जनता उसी को वोट देती है। ठीक है, तो जनता के बीच और राजनीतिक दल के बीच के जो भ्रम होते हैं ना, इनके बीच में आपसी जो एक द्वंद्वाभास होता है ना, जिसको अविश्वास कहा जाता है, इसको बिल्कुल पारदर्शित करते हैं, इनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रूप में लेकर के आने की कोशिश करता है। और ये संभव किसकी वजह से हो पाता है, निर्वाचन आयोग की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो जो चुनाव करवाता है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करवाता है। थर्ड है समावेश। इसका काम ये होता है कि जो भी चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग कंडक्ट करवा रही है, वो चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए, बिल्कुल वैध होने चाहिए, और इसका जो फैलाव है वो व्यापक तौर पे होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको 2 शब्दों में तीनों के बीच का डिफरेंस बता दिया। अगर आप साथ के साथ नोटबुक लेकर के बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप हैंड टू हैंड अपनी नोट्स लिख सकते हो, आराम से बना लोगे आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इसको और अच्छे से आपको लिख करके दे दूँगी, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो, ऊपर में जो हमने 3 सिद्धांत पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, याद है? हमने पढ़े थे कि निर्वाचन प्रणाली के 3 सिद्धांत, एक प्रतिनिधित्व जिसको रिप्रेजेंटेशन कहा गया, दूसरा पारदर्शिता, ठीक है, जिसको ट्रांसपेरेंसी कहा गया, और तीसरा जो था वो था समावेश। ठीक है, हमने समावेश भी पढ़ा। ठीक, इंक्लूसिवनेस, ये हमने पढ़ा। ये 3 उसके क्या थे, सिद्धांत थे। अब इन्हीं सिद्धांतों के बेस पर निर्वाचन प्रणाली जो है उसको कई प्रकार में बांटती है, यानी कि इन्हीं सिद्धांतों को जो है अपनाती है हर एक प्रणाली में। अब कौन कौन सी प्रणाली है? 3 प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित प्रणाली। अब हम एंड में 1 बाय 1 इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ हम इन तीनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे, यानी कि इसके भी आपको दोष और गुण पढ़ने को मिलेंगे, इसके भी दोष और गुण पढ़ने को मिलेंगे, और इसके भी। तो सबसे पहले नंबर पर जो प्रणाली है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस प्रणाली को सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, इसको लिख लो आप, ये भी आराम से आप लिख सकते हो आसान शब्दों में। अगर मैं आपको बताऊं तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति, इस सिस्टम को ये भी कहा जाता है हिंदी में। अब देखो, ये सिस्टम क्या है, ये प्रणाली क्या है? तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली, इसको बहुलवादी प्रणाली या सरल बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। बहुलवादी प्रणाली या सरल बहुमत प्रणाली। अगर एग्जाम में बहुलवादी प्रणाली है तो डोंट बी कंफ्यूज हियर, यहाँ पर आपको वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बताना है, यानी कि सर्वाधिक मत के बारे में ही बताना है। इस व्यवस्था में पूरे देश को क्या किया जाता है, लगभग समान आकार में सदस्य चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है। मतदाता क्या करता है, किसी भी एक उम्मीदवार का चयन करता है। अगर चुने गए उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, भले ही वो कुल मतों की संख्या से आधे हो, वो विजय घोषित कर लिया जाता है। और ये जो प्रणाली वो भारत में अपनाई गई है, ब्रिटेन में भी देखी गई है, और साथ ही साथ ये प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में भी। अब देखो, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक देश है, ठीक, देश क्या बोल रही, राज्य है।
मान लो ये एक राज्य है, ठीक, इस राज्य में इलेक्शन करवाने हैं, मान लो यहाँ पर मत जो एक पार्टी है, कई दो पार्टियों के उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं और खड़े हुए हैं। अब दोनों ही पार्टियों के पास कितनी सीटें हैं? 20 सीट इसके पास है और 20 सीट इसके पास है। टोटल सीट कितनी हो गई? 40 सीट हो गई इनके पास। अब 40 सीट में से जीतने के लिए यहाँ पर कोई जो है सीटों के हिसाब से बंटवारा नहीं है, ठीक। अब 20 दोनों के पास बराबर सीट है। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद वोट दिए गए, रिजल्ट आया, ठीक, अनाउंस हुआ, तो देखा गया कि जो ये पार्टी ए थी ना और ये पार्टी जो बी थी, ए बी के नाम से हम समझते हैं, पार्टी ए को मिले 15 वोट, ठीक, और पार्टी बी को मिले 10 वोट। तो कायदे से देखा जाए तो कौन सी पार्टी के वोट ज़्यादा थे? 15 वाले के, यानी पार्टी ए के। तो जीतेगा कौन? पार्टी ए, यानी कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा, चाहे भले ही वो वोट इस पार्टी से चुने गए वोटों की संख्या से कम क्यों ना हो। जीतने के लिए कम से कम तकरीबन उनको आधे से एक चाहिए होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही पार्टी जीतेगी। यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। अब इसके गुण देखो, क्या क्या गुण हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये लोगों के सामने एक स्पष्ट विकल्प मौजूद करवाता है। बिल्कुल लोगों को पता होता है कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है। एकल विजेता उभर करके आता है। स्वतंत्र और लोकप्रिय विजेता की जो है छवि चुनने का एक विकल्प होता है। जनता का विश्वास बहुत अच्छा होता है इस पर। निष्पक्ष निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के बीच की कड़ी जो है स्थापित करता है। और जो विपक्षी शक्ति होती है ना, वो मजबूत होती है। अब विपक्षी शक्ति कैसे मजबूत होती है? अगर किसी एक पार्टी को चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है और वो जीतती है, तो अगली पार्टी उससे बेहतर काम करके दिखाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर अब इसी के हम दोष पढ़ते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट पढ़ते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि छोटे दलों की मौजूदगी, यानी यहाँ पर ज़्यादा बड़ी पार्टियों के बीच में नहीं देखा, छोटी छोटी पार्टियाँ यहाँ आपस में उभरती है, बड़ी पार्टियाँ नहीं दिख पाती है। अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, यानी कि कम संख्याओं वाले जितने भी समुदाय होते हैं ना, उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है इस प्रणाली के अंतर्गत। जातीयता को प्रोत्साहन देता है। राजनीतिक दल और अधिक आबादी पर जोर है इसका। जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्षेत्र परिसीमन पर निर्भर रहता है। अब जिस तरीके का क्षेत्र है ना, जिस तरीके का एरिया, उसके हिसाब से सीटें मिलेगी। जनता के ऊपर जितने उम्मीदवार हैं उन्हीं के हिसाब से उनको सीटें बांटी जाएगी। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहा गया है। ये प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, बिल्कुल विकल्प में है। इसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी राजनीतिक दल को विधायिका में प्राप्त जनता के मतानुसार सीटें प्राप्त हो। जैसे मैंने बताया, ऊपर में एग्जांपल दिया था कि एक जगह है, वहाँ पे मान लो अगर 20 सीटें, 20 मत है, ठीक, तो 20 मत को 20 सीटों में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसके हिसाब से उम्मीदवार खड़ा करेगा। इसके अनुसार एकल सीटों को अनुपातिक रूप में एक अवसर में विभाजित करना असंभव है। यह प्रणाली विविधता को समायोजित करती है। किसको समायोजित करती है? विविधता को। सामाजिक बंटवारे वाले लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है ये। और जो भी उम्मीदवार यहाँ पर चयन किया जाता है वो विधायिका के निर्माण का कार्य करता है। अब देखो इसको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। बड़े दलों की सीट पर लाभ होता है। यहाँ पर जितनी भी बड़ी पार्टीज़ है ना, उनको लाभ मिलता है। अल्पसंख्यक दलों को जो है प्रतिनिधित्व की सुविधा प्राप्त होती है। अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पर देखने को मिलती है। कई सारी विचारधाराओं के लोग इस पार्टी में देखने को, इस प्रणाली में देखने को मिलेंगे। निरंतर और स्थिरता बनी रहती है, ठीक, और समाज में समावेश होता रहता है। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है? ये विखंडित की और उन्मुख ज़्यादा होती है, यानी कि टूट बहुत जल्दी जाती है। गठबंधन सरकार जैसे हो गई, ये वहीं पर हो सकता है। अस्थिरता पैदा हो जाएगी, जिसके कारणवश संघर्ष की स्थिति भी आ जाएगी पार्टियों के बीच में। और पार्टियों के बीच अगर संघर्ष की स्थिति आए तो देश का विकास रुकेगा। सुसंगत नीति जो है निर्धारण करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि गठबंधन होती है, सबके अलग अलग विचार हैं। छोटे दलों को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। और एक घटना भी हुई थी, जर्मनी वाइमर जो था वो असफल भी हुआ था इसी के कारण। अभी आपका होमवर्क है कि जर्मनी वाइमर क्या था, ठीक है। जर्मनी वाइमर के बारे में आप सर्च करोगे, जहाँ कहीं से हो सके आप उसको सर्च करो, पता करो, ठीक, कि जर्मनी वाइमर असफल था तो इसके पीछे की कहानी क्या थी। बहुत आसानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप ढूंढ पाते तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम आपको बता देंगे टेलीग्राम पे। अगला जो टॉपिक है ये है आपका मिश्रित प्रणाली का, ठीक। हम इसी पार्ट में इसको भी कवर ही कर लेते हैं। मिश्रित प्रणाली का
तीसरी कौन सी प्रणाली है? मिश्रित प्रणाली। यहाँ मिशन हो गया, इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप, मिश्रित आएगा यहाँ पे, ठीक। मैं लिख देती हूँ मिश्रित प्रणाली, ठीक है। मिश्रित प्रणाली, ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तत्वों के साथ साथ बहुलवादी मतदान प्रणाली को जोड़ती है। अब बहुलवादी मतदान प्रणाली क्या है बताओ, उसको दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओगे आप कि बहुलवादी जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुलवादी प्रणाली को, इन दोनों को जोड़ करके बनाया गया मिश्रित प्रणाली, ठीक। इसीलिए इसको मिश्रित प्रणाली भी कहा गया। इसको MMP कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये कहा जाता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका देखिए लाभ देखते हैं हम। झूठे बहुमत के संकट से बचाता है ये, ठीक। अगर दोनों ही प्रणाली आपस में जुड़ी रहेगी तो झूठे बहुमत नहीं बढ़ पाएंगे, जो भी झूठे बहुमत आते हैं। वोट बर्बादी की समस्या को कम करता है, सबसे अच्छा पॉइंट है ये। समर्थन की कमी को कम करता है। भौगोलिक क्षेत्र जो भी होता है, ठीक, और स्थानीय क्षेत्र जो होता है, इसके मध्य का एक संपर्क स्थापित करता है। निर्वाचन क्षेत्र के काम की गुणवत्ता को ये बढ़ा देता है। अब इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं कि इसके दोष देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से सीधा संबंध नहीं होता है इसका, ठीक। जो भी निर्वाचन क्षेत्र है इसका डायरेक्ट संबंध से नहीं होगा, ये पहले कोऑर्डिनेट करेगा अपने दल वगैरह से। दल नियंत्रण जो है दायरा बढ़ाता है। मतपत्रों को जटिल बनाता है, जो भी मतपत्र हैं यानी कि जो वोट्स जा रहे हैं उनको और ज़्यादा जटिल बनाता है। और जटिल बनने के कारण ये जो प्रक्रिया होती है ना बहुत महंगी होती है। लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वोट नहीं देंगे, ठीक है। मिश्रित प्रणाली है, डायरेक्ट वोट नहीं दे पाते हैं, तो मतपत्रों की प्रक्रिया जटिल होती है। अब इसी कारणवश ये जो प्रणाली है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, बहुत पैसा लगता है इसमें, ये चुनाव प्रणाली करवाने में। सो वेल स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों के तीनों पार्ट हमने बहुत अच्छे से समझा। मिश्रित प्रणाली अच्छे से समझी, ठीक। अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी बहुत अच्छे से समझा। फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छे से समझा। इंडेक्स देखो आप, इंडेक्स में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिया। चुनाव प्रणाली अच्छे से समझ ली। निर्वाचन का सिद्धांत कौन कौन सा है ये अच्छे से समझ लिया, ठीक। अब सिद्धांत के आधार पर ही इसने अपने निर्वाचन को ठीक 3 भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित प्रणाली। ये तीनों ही हमने अच्छे से देखे। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी तीनों के हमने साथ साथ देखे, ठीक है। चुनाव प्रणाली की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए ये भी देखा। अब ये क्या है, निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए ये आप लोग एक आंसर प्रिपेयर करोगे और उसमें वो लिखोगे। और मैंने जो आपको 2 क्वेश्चंस बोले, जर्मनी वाइमर वाला और एक और बहुलवादी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। सो आपका यूनिट 4 भी खत्म हो चुका है, खत्म हो ही गया है। यूनिट 4 आपका खत्म हो गया है, ठीक है। निर्वाचन प्रणाली का इसका जो है एक क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो आप क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वो आप क्वेश्चन अपनी कॉपी वगैरह में, नोटबुक वगैरह में नोट कर लेना। अगली जो वीडियो आएगी वो यूनिट 5 पर आएगी, ठीक है। यूनिट 5 पर आएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर और भी किसी तरीके की दिक्कत वगैरह आती है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।